Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. So, in this particular series, we always cover the current affairs that are there in news and are important from your exam point of view. तो उनकी proper analysis होती है यहाँ पर. Already I have taken certain lectures जिसमें हम daily news analysis कर रहे हैं. आपको वीडियो जो है उसकी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट के अंदर. ज़रूर जाकर देखो क्योंकि डेली जब आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो आपका एक लिंक जो है वो बना रहना चाहिए विद द नेक्स्ट न्यूज़. कभी कभार न्यूज़ जो है वो लिंक भी होती हैं, राइट. एक दिन में करंट अफेयर्स कभी नहीं आएंगे. सो मार्क माई वर्ड्स. और एक दिन फॉलो करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. क्योंकि अभी क्या है, अभी जब हमने कल कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करे हैं तो आज जो है हम उनके आंसर्स देखेंगे. जो क्वेश्चंस आई गेव यू एज होमवर्क. सो आई होप यू आर रेगुलरली उसको कर रहे हो क्योंकि एट द एंड इन द प्रीलिम्स आपको कुछ क्वेश्चंस ही मिलेंगे इन योर एग्जाम्स. कुछ क्या काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने रहेंगे. तो यहाँ पर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसको कवर करते हैं. कल हमने मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, राइट. सो क्वेश्चन उसी से एसोसिएटेड था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मालाबार एक्सरसाइज. 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं एंड द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. पहली स्टेटमेंट है, इट वाज स्टार्टेड इन 1992 एज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ऑस्ट्रेलियन नेवी नहीं है, इट इज यूएस नेवी. सो इट वाज स्टार्टेड इन 1992 बट बिटवीन एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड यूएस नेवी. देयरफॉर अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत है तो मैं इजीली आई कैन एलिमिनेट ए एंड डी. और ये तरीका होना चाहिए. कभी कभार आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भी पता हो तो 50-50 होता है ना, हम उस पर कैसे पहुंच सकते हैं. कभी कभार डायरेक्ट एलिमिनेशन से आपके पास आंसर भी आ जाता है, राइट. तो इसको फॉलो करा करो. अगला क्वेश्चन कहता है, पॉइंट कह रहा है द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज, द एम ऑफ मालाबार एक्सरसाइज. नाउ प्लीज रीड दिस. Of India, US, Japan and Australia. So it is absolutely correct. All these countries are there. So it is to coordinate for free, open and inclusive Indo-Pacific. Yes. It takes place annually in the Indian Ocean and the Pacific Ocean alternatively. Very right. So second and third is the right answer. Answer क्या हो जाता है इसका? सी. जिसका आंसर गलत है इसका मतलब बस अपने को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना भी है. क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इज और आर करेक्ट. हमने एनजीटी को पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट जब एक फाइन इम्पोज के रिगार्डिंग में. हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनजीटी के बारे में जानना, उसकी इंफॉर्मेशन जानना, ठीक है. तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. बिल्कुल सही है. बट इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है बट इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट. इट इज अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. अगर याद है तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाता है. इफ ऑप्शन ए इज रॉन्ग सो ए, बी एंड डी आई कैन एलिमिनेट ऑल दीज 3 एंड आई एम सिंपली कमिंग टू एन आंसर दैट इज ऑप्शन सी, राइट. तो ऑप्शन सी मतलब अब मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. ट्रिब्यूनल इससे बाउंड नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस चलता है. एनजीटी इज नॉट एम्पावर्ड टू हियर द इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स. कभी कभार यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा डाउट लगेगा कि ये ठीक है नहीं है जिनको नहीं पता. तो फिर देखो आप बहुत इजीली अपने आंसर पे ऑलरेडी आ चुके हो. ये भी स्टेटमेंट सही है. सो आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेकेंड एंड थर्ड. अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर है डी. हमने इसको पढ़ा था, हमने कल रोडोडेंड्रोन के बारे में जाना था, इस स्पीशीज के बारे में. क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रोडोडेंड्रोन स्पीशीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो इन इंडिया पिंक रोडोडेंड्रोन इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश while rhododendron arboreum is the state flower of नागालैंड. क्या ये रिवर्स तो नहीं हो गया है? मतलब हिमाचल प्रदेश और नागालैंड सही लिखे हुए हैं, ये ध्यान दे लिया करो, ठीक है. तो ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है. मतलब पिंक रोडोडेंड्रोन हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर एंड वाइल रोडोडेंड्रोन arboreum इज द
स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये इंडिकेटर स्पीशीज है? यूपीएससी में देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर स्पीशीज है। तो रोडोडेंड्रोन इज एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर क्लाइमेट चेंज, हमने कल पढ़ा था। इसकी बहुत सी स्पीशीज थी, लेकिन यहाँ दो लिखी हुई है, रोडोडेंड्रोन लिंडलेई एंड मेडनी आर अमंग दी थ्रेटेंड स्पीशीज। बिल्कुल सही है। सो आंसर मेरा हो जाएगा डी, दैट मीन्स ऑल दी थ्री स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब कल का जो अपन ने किया था वो तो क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं। पहले तो हम मिशन कर्मयोगी के बारे में जानेंगे कि क्या बात हो रही है, क्यों ये न्यूज़ में है। मॉनिटरिंग मिशन कर्मयोगी, तो कोई कमेटी सेटअप हुई है, कोई काउंसिल, क्या हुआ है ऐसा, कैसे मॉनिटर करेंगे, और ये क्या मिशन क्या है, किस लिए है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए रेलिवेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कौन मेंस में कौन से एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, पेपर 4, पेपर 1, जहां पर भी उसकी रेलिवेंस हो। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी 2023। तो साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट की ओर क्या क्या पॉलिसीज रही हैं, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर आई है मदर लैंग्वेज बेसिकली इस रिगार्ड में, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस में उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो और ये जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, तो इसके बारे में भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यूएन का क्या कहना है और ये सब। ठीक है, थर्ड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की रिसेंटली मीटिंग हुई, कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, कौन था कौन नहीं था, ये सब होगा। और ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि हम राइनोस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए तो सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है ही सही। अच्छा, साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दे हैड रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू वीट वेराइटी। तो ये वीट वेराइटी है, साइंस एंड टेक रिलेटेड भी हो जाएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जीएस पेपर 3 से इसका रेलिवेंस है। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी एक्सटेंशन, द टर्म हैज एक्सटेंडेड अप टू 2024। तो जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ कमीशन के बारे में हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका बिगेन द फर्स्ट सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे। तो इसके बारे में कवर करेंगे, जीएस पेपर 3 रेलिवेंस, वल्चर से रिलेटेड, वल्चर बेसिकली क्यों अभी रिसेंटली थ्रेटेंड हो रहे हैं, गवर्नमेंट के कोई प्लान्स हैं या नहीं इन द कमिंग फ्यूचर, जो आपके मेंस के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। एक मेंस का फॉर्डर बना लो, फॉर्डर इन द सेंस आप थोड़ा सा खुद भी लिख सकते हो। एक हम देखो, पहले तो ना मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूँ, जब भी ये सेशंस को अटेंड करो बिना पेन पेपर के तो अटेंड ही मत करो। ये एक रूल बना लो लाइफ का, यू शुड हैव योर पेन एंड पेपर, द नोट पैड, कुछ भी हो, ताकि वट एवर यू फील इज रेलिवेंट, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैसे क्रिस्प नोट्स ऐड कर सकते हो बाय योरसेल्फ, तो वो करा करो, वो लिख सकते हो कि इसकी रेलिवेंस कहाँ पर है, ताकि आपको बाद में कुछ मेन रिच कंटेंट मिल सकता है। जब आप आंसर राइटिंग में ऐड करोगे तो वो आपके आंसर्स की वैल्यू को भी एनहांस करेगा। हम प्रीलिम्स और मेंस की एक इंटीग्रेटेड कवरेज करते हैं, उनको साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, अगला है इंडिया टू, एक बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में, और एडिटोरियल्स भी इससे काफी बन रहे हैं, आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया टू रिटेन अ हाई ग्रोथ रेट 6.8% फॉर द ईयर दैट एंड्स इन मार्च। कौन कह रहा है ऐसा? बाय आईएमएफ। तो उनके इसके बारे में भी इस इनकम्प्लीट पूरे इस आर्टिकल को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, पहला, एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की थर्ड मीटिंग हुई, कहां पर हुई? इन चितवन नेशनल पार्क। वेयर इज दिस नेशनल पार्क? इन नेपाल। बहुत सिंपल सी इजी सी बात है, चितवन नेशनल पार्क कहां पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, नेपाल के अंदर है। ठीक है, अभी राइनो स्पीशीज पे इसके बारे में भी जानेंगे, कौन सी कहां पर है, और इसका आईयूसीएन स्टेटस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं? 5 राइनो रेंज कंट्रीज जो है, इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड नेपाल, दे साइंड अ डिक्लेरेशन। चितवन नेशनल पार्क में हुआ है चितवन डिक्लेरेशन फॉर एशियन राइनो कंजर्वेशन 2023 साइन कर दिया है उन्होंने, और ये एग्री कर रहे हैं ऑन मैनेजिंग द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज, जावा, सुमात्रा राइनो। सो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की बात हो रही है, जावा और सुमात्रा। तो ये जो है इनकी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए ये एक डिक्लेरेशन साइन हो चुका है, और इस डिक्लेरेशन का इंटेंशन है कि आपको एटलीस्ट 3% एनुअल ग्रोथ रेट इस पॉपुलेशन की अचीव करनी है। ये अपना इंटेंशन है, साफ सी क्लियर स्पष्ट बात है। ठीक है,
अब आगे है ना थोड़ा सा इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ये जो मीटिंग हुई IRF जो है उसने भी अटेंड करी। बेसिकली IRF इज द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। इस डिक्लेरेशन के अंदर, इन लाइन विद दिस चितवन डिक्लेरेशन, बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स राइनो पॉपुलेशन बाय 3% एनुअली। सो बेसिकली देखो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। तो उनका ऐसा कहना है कि इन द नेक्स्ट 2 years, इन द कमिंग नेक्स्ट 2 years, वी आर अबाउट टू इंक्रीज द राइनो बियरिंग एरियाज इन दिस बाय 5%, राइट? तो ये बिहार गवर्नमेंट का दे हैव डिसाइडेड टू डू दैट। पहली एशियन राइनो रेंज स्टेट्स की जो मीटिंग है, इट वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया 2013, सेकेंड मीटिंग वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2019 एंड थर्ड मीटिंग इन चितवन नेशनल पार्क इन नेपाल। ठीक है, तो जिसको हमने अभी अभी कवर किया है, ये रही आपकी थर्ड मीटिंग। विच ऑल कंट्रीज आर देयर, यू हैव टू रिमेंबर दैट, क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दीज 5 स्पीशीज ऑफ राइनो। ये 5 स्पीशीज देख रहे हो, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रा और जावा। व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ग्रेटर वन हॉर्न वल्नरेबल, जावा सुमात्रा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो 3 ब्लैक, सुमात्रा, जावा, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और एक वल्नरेबल, एक नियर थ्रेटेंड। इंडिया में कौन सी पाई जाती है स्पीशीज? सो बेसिकली 5 स्पीशीज हैं एंड इट इज दी, जो अगर मैं बात करूं IRF की, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, दैट रिसेंटली अटेंडेड दिस मीटिंग। सो ये बेसिकली इट इज अ टेक्सास बेस्ड चैरिटी फोकस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ दीज 5 स्पीशीज। तो ये इंश्योर करती है सर्वाइवल ऑफ दीज राइनोज with all the proper strategic partnership, scientifically sound interventions, how you can or what are you deciding, कितने % से we are about to increase, कितनी growth होनी चाहिए, targeted protection। तो ये जो है, ये particular foundation ensure करती है। It was founded in 1989। Coming back, white rhino आप देख सकते हो, white and black, these rhinos are in Africa, whereas Indian rhinos, Sumatra and Java, they are in एशिया। ठीक है, तो ये याद में आप रख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट इज रिलेटेड टू वल्चर सर्वे। हाँ, केरला, अब 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। उन्होंने शुरू किया है टू बिगिन देयर फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे दे आर ऑर्गेनाइजिंग इन द सिलेक्टेड रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। So Kerala Forest and Wildlife Department along with its other counterparts Tamil Nadu and Karnataka, they are preparing to organize this first synchronized vulture survey। देखो vulture की जो population है धीरे धीरे वो decline हो रही है। क्यों हो रही है, क्या threats हैं, we'll read about it, but before that let's थोड़ा सा इस topic में और deep में चलते हैं and talk about it। This survey will be conducted simultaneously in the 3 forest divisions including Wayanad Wildlife Sanctuary and the other south and north forest divisions। So अगर ये आ गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में, so you have to cover it in detail। तो हम ये जानेंगे भी सही। ये सर्वे जो है ये इसके आसपास कंडक्ट किया जाएगा where these species are frequently sighted in the locations। और ये सर्वे क्यों है उससे जानने से पहले, इस सर्वे का इंपॉर्टेंस, इसकी रेलिवेंस से पहले अपन थोड़ा सा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। आपका एक होमवर्क है, आज आपको मैप खोलना है एंड यू हैव टू चेक वेयर इज वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब ये तो नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, डेफिनेटली, मतलब आई टेल यू कहाँ पर है इसके आसपास सब कुछ, लेकिन जब तक मैप नहीं देखा ना तब तक कुछ नहीं देखा। मतलब यू हैव टू चेक द मैप टुडे। कल मैं वापस से, जिसने मैप देख लिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखा है बट ठीक है, कल फिर से मैं उस मैप को रिवीजन कर लेंगे। आई विल टेक द मैप। आज इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पहले आप खुद से चेक करो, नहीं करोगे सिर्फ स्पून फीडिंग पे डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ नहीं होगा, और बिना मैप प्रैक्टिस के भी कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू डू इट, होमवर्क है, करके आना। ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973 में एस्टैब्लिश्ड हुई। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क इन केरला। तो अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट वन इज पेरियार। ठीक है, इट वॉज नोटिफाइड एज द एलिफेंट रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1991-92। ये जो सेंचुरी है इसके आसपास की लोकेशंस बताऊं तो यहाँ पर इट इज कॉन्टेजियस टू द टाइगर रिजर्व जो कि नागरहोल, बांदीपुर ऑफ कर्नाटका, मधुमलाई ऑफ तमिलनाडु, इसके आसपास। तो ये सब जो है, ये एरिया, ये लोकेशन, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 4 सेंचुरीज, 2 नेशनल पार्क्स डाल के ऑप्शन बना दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो पता चलेगा, ऐसा है। ठीक है,
अभी हम थोड़ा सा जब हम वल्चर्स की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सी, vultures are basically medium to large size birds of prey. They are known for eating the bodies of dead animals, right? तो vultures जो है they feed on the डिसीज carcasses of many of the different animals of the bodies. तो ये important भी हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर. They are the basically they feed on the other dead bodies of the dead animals also. तो इन हर एक स्पीशीज का अपने इकोसिस्टम में एक रेलिवेंस है. लेकिन धीरे धीरे वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो थ्रेटेंड है. इट इज डिक्लाइनिंग. देयर लेड पॉइजनिंग, परसिक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन, स्टारवेशन. और एक इम्पॉर्टेंट रीजन इसका है जो देखा गया है, दैट this population is declining during the 2000 and when the species were exposed to this drug that is diclofenac, जो अपन पेन किलर के लिए यूज करते हैं ना. आप कंज्यूम कर रहे हो लेकिन एनिमल्स दूसरे कंज्यूम कर रहे हैं. वल्चर तो उन पे फीड करेंगे ऑन देयर डेड बॉडीज. सो उनकी डिक्लाइन वहां से हो रही है. तो यहाँ पर इस पे भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है टू बैन दिस, राइट. तो अब वल्चर की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Recently, National Board for Wildlife has approved a plan that is Action Plan for Vulture Conservation 2020-2025, जिसके अंदर we have vulture conservation centers, vulture safe zones, rescue centers are being established in the 4 rescue centers हैं. कहाँ कहाँ पर है देख सकते हो. पिंजौर हरियाणा, भोपाल एमपी, गुवाहाटी असम, हैदराबाद तेलंगाना. वल्चर सेफ जोन है, मतलब एटलीस्ट हर एक स्टेट के अंदर एक वल्चर सेफ जोन एस्टैब्लिश करना जरूरी है सो दैट यू कैन कंजर्व द रेमिनेंट पॉपुलेशन उनकी. और वल्चर कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, ब्रीडिंग सेंटर्स हैं टू द कंजर्व द वल्चर पॉपुलेशन. ठीक है. तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है और आप इसको यूज कर सकते हो अपने मेंस के फॉर्डर के अंदर. कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल. 21st of February is celebrated as International Mother Language Day. और यहाँ पर रिवील किया गया है कि इंडिया इज लूजिंग मेनी ऑफ इट्स लैंग्वेजेस. क्यों? मॉडर्नाइजेशन. अब मॉडर्नाइजेशन के चलते कितना कुछ हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के चलते, लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत सी रीजंस हैं जहाँ पर हम अपना कल्चर खो रहे हैं. मॉडर्न तो हो रहे हैं लेकिन वो हमारी बेसिक वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशंस, उनको भी प्रिजर्व करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. और इस अब 21st of February को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है. और इंडिया जो है इट इज लूजिंग इट्स लैंग्वेजेस ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. और आप सोचो मॉडर्नाइजेशन के चलते क्या क्या हम लूज कर रहे हैं, कितना कल्चर, कितनी, देख वी आर यूनिक इन कल्चर, इतना डाइवर्स कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. लेकिन हम धीरे धीरे वो मॉडर्न होने के चलते ना, वो एक मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल के चलते हम एनवायरनमेंट को भी, मतलब दैट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, राइट. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. Since 2000, UNESCO declared this 21st Feb as the International Mother Language Day. Basically ये डे जो है ये commemorate किया जाता है to as a long struggle that was done by the Bangladesh to protect its mother language Bangla. And then this day was suggested by Rafiqul Islam, a Bangladeshi living in Canada, to observe this, and the resolution was there to mark 21st of February as this day. ठीक है. नाम से ही पता चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर भी हो गया है दैट दिस डे इज बेसिकली टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग बेस्ड एडुकेशन, ताकि वी कैन प्रिजर्व द लिंग्विस्टिक हेरिटेज, वी कैन सेफगार्ड आवर कल्चर डाइवर्सिटी. सिंपल सी बात है. यूनाइटेड नेशंस, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, एवरी 2 weeks अ लैंग्वेज डिसअपियर्स. ये आपके मेंस में बहुत काम आ सकता है. हर 2 हफ्ते, आफ्टर एवरी 2 week एक लैंग्वेज डिसअपियर हो रही है. एंड द वर्ड इज लूजिंग इट्स हेरिटेज, इट्स इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, इट्स एंटायर कल्चर. इंडिया स्पेसिफिक की बात करूं तो इंडिया इज स्पेशली अफेक्टिंग इन ट्राइबल एरियाज, जहाँ पर ट्राइबल जो एरियाज के जो बच्चे हैं दे आर लूजिंग एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू लर्न इन द स्कूल्स, राइट. तो यहाँ पर कंसर्न्स हैं, नो डाउट. अब साथ ही साथ आप देखो तो यूनाइटेड नेशन इसके लिए क्या कर रहा है. यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड दिस पीरियड 2022 एंड 2023 एज द इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस.
इंडिया की तरफ से जो इनिशिएटिव है, इंडिया के तरफ से इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च भाषा संगम प्रोग्राम वेर यू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अप्रिशिएट डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग देयर मदर टंग ऑल्सो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। वी हैव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस दैट इज एस्टैब्लिश्ड। साथ ही साथ अगर आपको पता हो जो हमारी करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, उससे भी वी हैव बेसिकली होप, जहां पर ये पॉलिसी ने स्ट्रेस किया है कि एट अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन टू दी हायर एजुकेशन मदर टंग बेस्ड एजुकेशन को प्रेफरेंस यहाँ पर दी जा रही है और उसमें काम करा जा रहा है। सो ये चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है, इट विल एड्रेस दिस इशू ऑफ द लिंग्विस्टिक जस्टिस एंड इंश्योर कि लैंग्वेज कहीं पर एडुकेशन का बैरियर भी नहीं बने एंड यू प्रिजर्व दी लैंग्वेज, द इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, तो जो कि आपके कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ज़्यादा मेन एंड रिच कॉन्टेंट है, आपको मेन्स आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगी ये सब चीज़ें। अच्छा, अब चलते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म्स अ कैबिनेट सेक्रेटरी लेड पैनल टू मॉनिटर मिशन कर्मयोगी। अब ये मिशन कर्मयोगी क्या है ये पता होना चाहिए, और ये पैनल क्या करेगी। ये जो पैनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। कैबिनेट सेक्रेटरी, आप सब आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, आप सबको पता है कैबिनेट सेक्रेटरी जो टॉप आईएएस ऑफिसर होते हैं, फाइनल डेजिग्नेटेड पोजीशन जो होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की ही है एट लास्ट, राइट। किसके लिए काम कर रहे हो, क्या जो बन रहे हो आप, उसी से एसोसिएटेड ये मिशन है। ये मिशन क्या कहता है, सिंपल सी बात है, आज आप पढ़ रहे हो, मतलब यू हैव दिस नॉलेज, आईएएस आईपीएस आईएफएस आप बनना चाह रहे हो, बनना चाहते हो, लेकिन जब आप ग्राउंड वर्क पे काम करोगे बहुत सी और चीज़ें होंगी जो आपको सीखनी पड़ेंगी। यू हैव टू ऐड ऑन अदर स्किल्स ऑल्सो, यू हैव टू बिल्ड योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथन इट, और बहुत सी चीज़ें हैं। सो दिस पर्टिकुलर मिशन इज फॉर दिस ओनली, टू बिल्ड द कैपेसिटी, टू स्ट्रेंथन, एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर द सिविल सर्वेंट। सो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज सो एज टू स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटी, सो एज टू एनहांस देयर स्किल्स। ये नॉलेज तो ये नॉलेज है, जब आगे जाओगे देखो, ये आपको क्या लगता है कि बस इसके बाद काम खत्म, आईएएस आईपीएस बनने के बाद काम खत्म हो जाएगा। एक्चुअल द रियल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम देयर। जब आप आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी आप यू आर प्लानिंग टू, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, वहां से तो असली जिंदगी और जो काम आपको शुरू करना है वहां से तो काम शुरू होगा, है ना। तो वो जब आपको वो स्किल्स भी तो एनहांस करने पड़ेंगे विद टाइम टू टाइम। सो दिस इज होल द प्रोग्राम अबाउट, मैं इसके बारे में बात करूंगी। अब रिसेंटली जो बात कर रहे हैं टू बेसिकली टू फॉर्म दिस यूनिट, that is Cabinet Secretariat Coordination Unit. It is recently set up under the National Program for Civil Services Capacity Building और मिशन कर्मयोगी, जिसके अंदर this basically it will review the progress of the program, guide the government to train the civil servants to so as to match their role। आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, to upgrade your competencies। इसके अंदर सारे सेक्रेटरी लेवल के आप देखो मेंबर्स, नॉमिनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, डीओपीटी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, एनवायरमेंट सेक्रेटरी, मतलब हर एक मिनिस्ट्री से, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री से रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरीट, होम सेक्रेटरी हैं, राइट। सो हर एक मिनिस्ट्री से यहाँ पर मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये यूनिट जो है इट विल बी सेट अप अंडर दिस प्रोग्राम सो एज टू रिव्यू दी progress of this particular mission. So basically this mission is working for 6 pillars to build the civil service capacity: policy framework, institutional framework, competency framework, digital learning framework, electronic human resource management system, monitoring the evaluation framework। देखो सिंपल सी बात है, आज हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम कहाँ पर आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी मिलिट्री डोमेन, राइट। उसमें हम चाहते हैं मोर सेफ्टी, मोर सिक्योरिटी, जिसकी हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में बात कर चुके हैं, राइट। तो देखो 2000 या 1990s की बात करो तो तब हमें एआई के बारे में पता था नहीं, आज भी हम नहीं जानते हैं अच्छे से, लेकिन जब आप अब फील्ड में हो, आप पॉलिसी फ्रेम करोगे तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ही मिशन है, सो एज टू बिल्ड योर कैपेसिटी, सो एज टू स्ट्रेंथन योर कैपेसिटी, एंड दिस प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर द ब्यूरोक्रेसी टू ब्रिंग सर्टेन अदर रिफॉर्म्स इन इट। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2020 के अंदर। मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है इन दी कमेंट सेक्शन कि
क्या वर्ल्ड बैंक इस प्रोग्राम से एसोसिएटेड है? कोई भी लिंकेज अगर वर्ल्ड बैंक की है यहाँ पर तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ये तो आपको पता चल गया 2020 में आया था, टू एनहांस दी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। तो देखो जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, एंड वी ऑल वांट इज गुड गवर्नेंस कैपेसिटीज हैव टू बी एनहांस्ड, न्यू लर्निंग रिसोर्सेज शुड बी देयर, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दिस मिशन इज डिजाइन्ड टू टेक ऑल दीज थिंग्स ताकि वी रिमेन एंट्रेंच्ड इन आवर इंडियन कल्चर, राइट। ये आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन की बात कर रही है ये आर्टिकल। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। क्या मुझे कोई भी इन दी कमेंट सेक्शन बताएगा कि जो ये मिशन जो ये लॉ कमीशन है इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, व्हेन वाज इट फ्रेम्ड? और दूसरा क्वेश्चन है जब ये लॉ कमीशन, द फर्स्ट लॉ कमीशन केम, तो हु वाज द गवर्नर जनरल? एनीबडी इन दी कमेंट सेक्शन इसका आंसर प्लीज मेंशन करेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं मैंने आपको दे दिए हैं, इनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन का भी आप आंसर करते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। मुझे ये जानना है बस, एज सिंपल एज दैट, कि गवर्नर जनरल कौन रहे व्हेन द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज देयर। तो देखेंगे कि क्या अभी इसमें विद इन द टाइम आपको पता चलता है या नहीं, बट इतना सोच जरूर लेना अपने माइंड में। पहली बात तो यही है। अब लॉ कमीशन की न्यूज में इसलिए क्योंकि लॉ कमीशन का जो टेन्योर है, देखो न्यूज क्या है, कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप टू 31st ऑफ अगस्त 2024। तो लॉ कमीशन का 22nd लॉ कमीशन का जो कार्यकाल था उसको बढ़ा के 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, ये कोई एक्ट इससे एसोसिएटेड नहीं है। इट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जनरली 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, इट इज फिक्स, लेकिन एज इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया है 22nd लॉ कमीशन का, और उसको एक्सटेंड करके कर दिया है टिल 31st ऑफ अगस्त 2024। ठीक है, अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने बेसिकली ऑन वेंसडे दैट वाज शेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इसको अप्रूव कर दिया है। बहुत सी बातें जाननी पड़ेंगी लॉ कमीशन के बारे में। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है बाय एन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या इनकी रिकमेंडेशंस जो ये देती हैं ये बाइंडिंग होती हैं? नहीं, ये बेसिकली एडवाइसरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को ऑन द लीगल रिफॉर्म्स, ऑन एज ए लीगल एक्सपर्ट वो रिसर्च करते हैं और एडवाइस करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। First Law Commission of Independent India was established in 1955 for 3 years, and the first Law Commission was established, Independent India में it was established in 1955, but if they say the first Law Commission was established in 1934, this is also right, by the Charter Act 1833, and it was chaired by Lord Macaulay. Currently जो 22nd Law Commission है कौन चेयर कर रहा है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। ठीक है, अब जानते हैं थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव्स। इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैंने अभी आपको बताया लॉ कमीशन जो है उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। अभी तक उन्होंने 277 टिल सो फार जो रिफॉर्म्स और रिकमेंडेशंस दी हैं। ठीक है, तो इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी। अब इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कि वो कितनी लेती हैं, कितनी अडॉप्ट करेंगे वो रिकमेंडेशंस और कितनी नहीं करेंगी। लॉ कमीशन अंडरटेक्स ऑल द रिसर्च एक्टिविटीज इन द लॉ and review of the existing laws in India, make reforms there, and by the central government enacting new जो भी new legislations enact हो रहे हैं on that reference made to it by the central government or suo motu, right? So basically ये तो समझ आ गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि एडवाइसरी बॉडी है तो yes it is an advisory body। अच्छा, कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ फुल टाइम चेयरपर्सन, कमीशन विल हैव 4 फुल टाइम मेंबर्स। यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी। ओके, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, बिल्कुल। लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज इन द लॉ मिनिस्ट्री विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, हु विल हेड द कमीशन? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ, बेसिकली द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बोला है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल बी दी हेड ऑफ दिस कमीशन एंड इट विल, अगर मैं पार्ट टाइम मेंबर्स की बात करूं तो इट विल ऑल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान में रख लेना। अब ये एक सवाल है आपके लिए, consider the following statements with respect to law commission in India and give me the answer. पहला क्वेश्चन है, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Second, it was formed for the first time in 1834 and the question is saying which of the statements given above is or are incorrect. तो आपको बताना है, यहाँ से 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द चितवन डिक्लेरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यू कैन से आर द पार्ट ऑफ, this is the second question, are the part of Chitwan Declaration for Asian Rhinos Conservation. तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको एक आंसर देना है. और ऐसे ही क्वेश्चंस आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछता है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करते रहना है और ये जो क्वेश्चंस पूछती हूँ इनके आंसर जरूर दे दिया करो इन दी कमेंट सेक्शन. इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. खुश रहो, स्वस्थ रहो. क्या करना है, कीप शेयरिंग these sessions with your other friends. Do subscribe Shriram's IAS channel for further notifications and stay updated with this. Don't forget to like this session as well. With this, I Arzu Kakkar congratulate and basically wish best of luck to all who are preparing for the civil service examination. Thank you everyone. Take care.